नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, हम सब जानते हैं कि अपने इस चैनल पर लगातार पिछले 2-3 महीनों से उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, जो पीजीटी हो चुका है, टीजीटी 3 तारीख को होना है, 3 जून को, उसको ध्यान में रखते हुए हम सब लगातार सेक्शन वाइज प्रैक्टिस का डेली 25 प्रश्न निःशुल्क शाम को 8 बजे इस चैनल पर उपलब्ध कराते हैं। हमने अभी 2 एग्जाम देखा, असिस्टेंट प्रोफेसर का और पीजीटी वाला प्रवक्ता का। दोनों में इसका रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव था। ये मैं अपने अनुसार नहीं कह रहा हूँ, जो लोग इससे जुड़े हैं, जो लोग 25 प्रश्न की वीडियो देखे हैं, उनका जो मैसेज है, जो उनके रिव्यू हैं, उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। साथियों, अब 3 जून को जो परीक्षा होनी है टीजीटी वाली, उसके आधार पर मैं लगातार जो है वीडियो 25-25 प्रश्नों का अभ्यास का बनाने का कर रहा हूँ। कल के वीडियो में आप सब ने देखा पुरस्कार था, साथ ही साथ विश्व हिंदी सम्मेलन का उसमें कंटेंट था। आज हम लेके आए हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सबसे आग्रह है कि चैनल पे यदि आपको कार्य पसंद आ रहा है, वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आपका स्नेह, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जितना आप हमें सहयोग करेंगे उतनी ही ऊर्जा के साथ हम आपके बीच में आने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, अगला जो टीजीटी का है संस्कृत साहित्य, तो संस्कृत साहित्य से बड़े प्रश्न आते हैं टीजीटी और पीजीटी में, किंतु उसका सिलेबस निर्धारित है आयोग द्वारा पहले कि संस्कृत साहित्य बड़ा बृहद है, पीजीटी में कितना आएगा, सेक्शन टीजीटी में कितना आएगा। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको उसमें दिखाता हूं कि टीजीटी में कितना आएगा। संस्कृत साहित्य, संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। कालिदास से प्रश्न पूछेंगे, भवभूति से पूछेंगे, भारवी से पूछेंगे। ठीक है साथियों, यहां तक क्लियर। इसके अलावा माघ, दंडी, श्रीहर्ष, ठीक है, यहां तक प्रश्न जो है टीजीटी में आता है। ठीक, लेकिन अब हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं संस्कृत साहित्य का, थोड़ा सा विस्तार से इसके बाद टीजीटी करने के बाद ये जो इतना है आपका भास का, हर्षवर्धन का, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, ये टीजीटी में प्रश्न नहीं बनते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे आयोग का मूड घूम जाता है तो मम्मट पे प्रश्न बना देता है, भास पे बना देता है, लेकिन सिलेबस में नहीं है, इस कारण से पूछ लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। जैसे बाणभट्ट, विशाखदत्त, अश्वघोष नहीं, अश्वघोष है ये, अश्वघोष, भट्टनारायण, फोमदेव, भर्तृहरि, भर्तृहरि से भी प्रश्न बनता है। तो संस्कृत साहित्य में हम लोग आने वाले जो भी 1-2 वीडियो में होगा, इतना पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम कवर करेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट तो नहीं ना। अब कालिदास, भवभूति, भारवी, यहाँ से शुरुआत करें हम। उसके पहले आप सबको कुछ और इसमें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि संस्कृत साहित्य से प्रश्न वहां से भी आते हैं, लेकिन लोग तैयारी करते समय यहीं से शुरुआत कर देते हैं सीधे सीधे। लेकिन हम कहेंगे आपको कि एक बार आप जो है संस्कृत साहित्य की जो है पीठिका को आप जरूर पढ़ें, संस्कृत साहित्य की पूर्व पीठिका को। तो हमारा ये नोट्स अपना है, जो मैं खुद जो है जब सिलेक्ट हुआ था उसमें जो बनाया था वो आपके बीच में रख दे रहा हूं। इसको मैंने जोड़ा था अलग से, संस्कृत साहित्य बड़ी मेहनत से इसको जो है जगह जगह से जोड़ के बनाया था, वो आपके बीच में ला रहा हूं। संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर कालिदास से हम शुरुआत करेंगे। पहले कालिदास करेंगे, फिर उसके बाद क्रम से एक एक जो है सिलेबस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, चलिए। कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य की सामान्य अवधारणा। संस्कृत साहित्य का आद्य प्राचीन महाकाव्य जो है वो वाल्मीकि रामायण है। क्या है? वाल्मीकि रामायण है। ठीक है साथियों, वाल्मीकि रामायण है। अब करें साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। ये डायरेक्ट ये कथन पूछ लेता है, किसका है? भर्तृहरि का। किसका है? भर्तृहरि का। अब देखिए टीजीटी में भी पूछ लेता है, लेकिन भर्तृहरि सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं आपको पाठ्यक्रम दिखाने का प्रयास कर रहा था साथियों। ठीक है, भर्तृहरि नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस खूब पूछा गया है। अभी जो 31 तारीख को बीएड का एग्जाम होने वाला ना, 31 को, उसमें भी ऐसे खूब पूछता है। आगे बढ़े, अगला पॉइंट, रचनाओं का क्रम जो संस्कृत साहित्य में देखने को मिलता है। पहले ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण। काव्यों में, इसमें काव्य देखने को मिलेगा, नाटक, गद्य, पद्य, आख्यायिका। संस्कृत भाषा के कुछ और अन्य नाम मिलते हैं, जैसे सुरभारती भी इसे कहते हैं, इसे देववाणी भी कहते हैं। ये सारे पूछे जा चुके प्रश्न हैं, ऐसे मैंने नहीं रख दिया इसको। संसार की सबसे परिष्कृत समस्त भाषाओं में
सबसे सर्वप्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। इसके दो भेद देखने को मिलते हैं साथियों, इसके दो भेद आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? प्रायः लोग जो संस्कृत को पढ़े हैं उनको पता है, जो लोग जो है बाद में संस्कृत इधर उधर से पढ़ लेते हैं उन्हें नहीं पता होता है, इसलिए दिक्कत होती है। दो भेद होते हैं, एक तो वैदिक संस्कृति ये वाला, एक लौकिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक भाषा में रचित संहिता ब्राह्मण ग्रंथ है, लौकिक भाषा में जो रचित संहिता जो है वो वाल्मीकि रामायण महाभारत है। ये पूछा जाता है कि वाल्मीकि रामायण संस्कृत के किस भाषा में है, तो वैदिक संस्कृति में अथवा लौकिक संस्कृति में, तो आप मारेंगे किसमें? वाल्मीकि रामायण महाभारत ये सब लौकिक संस्कृति में आते हैं। साथियों यहां से प्रश्न बनता है, इस दृष्टि से इस अप्रोच से हम सबको पढ़ते हुए चलना है। करें संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण कौन है? पाणिनि है। ग्रंथ इनका अष्टाध्यायी है, 8 अध्यायों में ये जो है होने के कारण इसका नामकरण पड़ा। इस पे वार्तिक कई लिखे जा चुके हैं, जैसे भाष्य लिखा पतंजलि ने लिखा है, कात्यायन ने महाभाष्य लिखा है। ये पूछा जाता है। यास का एक ग्रंथ है निरुक्त, ये कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति इसमें दिखलाई गई है। अगला पॉइंट है वैदिक ग्रंथ का आरंभ तैत्तिरीय उपनिषद संहिता से माना जाता है। ये महत्वपूर्ण स्लाइड है साथियों। अगला है वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त छंद गायत्री, त्रिटुप और जगती, ये याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। लौकिक संस्कृति में प्रयुक्त छंद है उपजाति, वंशस्थ, वसंत, तिलका आदि, ये सब किसके हैं? लौकिक संस्कृति के हैं। लेकिन गायत्री छंद, त्रिटुप छंद ये सब पूछा जाता है किसका है? तो वैदिक संस्कृति का साथियों। अब देखिए संस्कृत साहित्य का काल विभाजन, जैसे हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वैसे इसके भी 3 जो है खंडों में किया हुआ है। एक तो श्रुति काल जो श्रुति परंपरा से चला, ठीक है, एक स्मृति काल, एक स्मृति के आधार पर, दूसरा जो लौकिक संस्कृति है जिसके स्रोत मिलते हैं, ठीक है, लौकिक संस्कृति काल। अब श्रुति परंपरा जैसे कहते हैं वेद किसने लिखा? भाई वेद किसी ने नहीं लिखा, श्रुति परंपरा में आया। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सब जो है श्रुति परंपरा में, श्रुति काल में, ठीक है। स्मृति काल में रामायण, महाभारत, पुराण, वेदों का ये सब जो है। लौकिक संस्कृति में पाणिनि रचित व्याकरण ग्रंथ आदि ये सब वैयाकरण वाले। अब संस्कृत वाङ्मय के 2 भाग हैं, काव्य और शास्त्र। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार नारद मुनि ने इतिहास पुराण को पंचम वेद माना है, ये पूछा जा हुआ प्रश्न हुआ है। राजशेखर के इतिहास के 2 प्रकार मिलते हैं, एक परिक्रिया, एक पूरा काव्य। परिक्रिया में एक ही नायक होता है, उदाहरण के लिए रामायण जैसे हो गया, ये परिक्रिया काव्य का है, इसको याद रख लीजिएगा। महाभारत जो है पूरा काव्य का उदाहरण होता है, ठीक है। उपजीव काव्य की संख्या में 3 प्रकार के बजाय, रामायण जो है कर्म प्रधान है, महाभारत जो है ये आचार लोक नीति प्रधान है, और श्रीमद् भागवत जो है आध्यात्मिक ग्रंथ है, पुराण है, ठीक है। रामायण महाकाव्य है, महाभारत इतिहास ग्रंथ है, लेकिन इसका आधार क्या है? इसका आधार है लोक नीति प्रधान है, लेकिन रामायण का क्या है? कर्म प्रधान ग्रंथ है, ठीक है। ये पूछता हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको इस तरीके से आप देखने का कोशिश करिएगा साथियों, ठीक है। आगे चलें। ठीक है साथियों, आगे करें। संस्कृत का आदि काव्य रामायण रचना काल है बुद्ध जन्म से पूर्व, ईसा पूर्व 500 ईस्वी पूर्व से पहले का है लगभग, ठीक है। संस्कृत का आदि कवि किसे कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है, अनुष्टुप छंद के आविष्कारक, ठीक है। कह रहे हैं कि रामायण का अन्य नाम क्या है? तो रामायण का अन्य नाम क्या है? चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता, यानी 24,000 श्लोक होने के कारण इसे कहा जाता है। कभी पूछे प्रश्न रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। रामायण को संस्कृत आलोचना परंपरा में सिद्ध रस प्रबंध कहा जाता है। क्या जाता है? सिद्ध रस प्रबंध कहा जाता है। शोकः श्लोक आत्मगतः, ये कथन वाल्मीकि का है। श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ प्रयोक्ता कौन है? तो कालिदास हैं। ये पूछा जा चुका प्रश्न है। श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ प्रयोक्ता कौन है? कालिदास हैं। करुण रस के सर्वश्रेष्ठ प्रयोक्ता कौन है? भवभूति हैं। कौन है? भवभूति हैं। महर्षि वेदव्यास अन्य नाम किसके हैं? द्वैपायन कृष्ण मुनि के हैं। वेदों को 4 संहिताओं में बांटने के कारण इसका नाम पड़ा जो है इनका वेदव्यास, ठीक है। महाभारत का अन्य नाम मिलता है शतसहस्त्र संहिता, यानी 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसका नाम पड़ा शतसहस्त्र संहिता। इसके जो है विकास अगर क्रम देखें तो 3 मिलेंगे, जय भारत और महाभारत। जय जो है ग्रंथ जो है ये मौलिक नामकरण पांडव विजय के कारण पड़ा। भारत जो है इसमें 24 सहस्त्र श्लोक थे। रचना काल महाभारत
महाभारत का है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बुद्ध पूर्व तक। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं साथियों? तो 18 पर्व है, याद कर लीजिएगा। पहला पर्व जो है आदि पर्व कहलाता है और अंतिम पर्व जो है स्वर्गारोहण का कहलाता है। अंतिम पर्व किसका कहलाता है? स्वर्गारोहण का, पूछा जा चुका है साथियों। इसके अलावा महाभारत के प्रसिद्ध आख्यान है, चाहे शकुंतलोपाख्यान हो, रामोपाख्यान हो, नलोपाख्यान, सावित्रीपाख्यान हो, ये 4 आपको ऐसे यहाँ पे रख दिया। हरिवंश, ये मैंने पॉइंट वाइज रख दिया। हरिवंश रचना काल 13वीं शताब्दी है, महाभारत का परिशिष्ट काल माना जाता है, दूसरी ओर पुराण भी माना जाता है। 3 पर्व है इसमें, हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत आर्ष काव्य भी कहलाता है और जर्मन विद्वान वेबर का जो कथन है कि रामायण की अपेक्षा महाभारत की रचना पहले हुई, ये किसका कथन है? जर्मन विद्वान वेबर के। देखिए फैक्ट है, ये पॉइंट वाइज ऐसे लेके चलिए इसको, ठीक है। पुराण वेद का आवृत्त करने वाला पुराण है, अतः इसे वेद का पूरक कहते हैं। पुराण शब्द की उत्पत्ति पुराणात पुराणम, यानी वेदार्थ को पूर्ण करने में जो नामकरण हुआ उसीलिए इसका नाम पुराण है। यानी वेदों से जो पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहे थे, पूर्ति के लिए उसको करने का काम किया। श्रीमद् भागवत पुराण की सर्वाधिक प्राचीन टीकाकार श्रीधर स्वामी ने लिखा, जो है श्रीधर स्वामी टीका है श्रीधरी में, और इनकी दूसरी टीका है वल्लभाचार्य की सुबोधनी टीका। ये आपको भक्ति काल में भी मिल जाएगा, वल्लभाचार्य वाला क्वेश्चन, ठीक है। संस्कृत साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य लिखने का ग्रंथ जो है पाणिनि का है इन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा पाणिनि का समय 8वीं सदी का ईसा पूर्व है, वररुचि का समय 4 सदी ईसा पूर्व है, पतंजलि का 150 ईस्वी पूर्व है। पाश्चात्य आलोचकों के अनुसार संस्कृत के प्रथम कवि अश्वघोष हैं। इनकी रचना क्या है? बुद्ध चरितम है। अलंकारों में जो है, अलंकार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? दंडी हैं जो है, ठीक है। इनका महाकाव्य लक्षण सर्वप्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ये साथियों संस्कृत साहित्य की जो है पढ़ने से, जो कालिदास, भवभूति, इन सबको पढ़ें उससे पहले यहाँ कुछ फैक्ट थे, आप इसको जो है देख सकते हैं, आपके काम का होगा। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब अगले वीडियो में हम जो एमसीक्यू टाइप में लेके आएंगे, उस जो आपको हमने सिलेबस दिखाया वहां से लेके आएंगे साथियों। डेली आपको वहां से प्रश्न दिखाएंगे हम। कैसे प्रश्न होंगे वो? चाहे कालिदास से होंगे, भवभूति से, भारवी से, इन सब से मिला करके जितने भी 2-3 वीडियो जो भी बनेंगे 25-25 प्रश्नों का लेके आएंगे साथियों। समय बहुत कम है, कोशिश करूंगा कि 50 क्वेश्चन करने का करूं ताकि 2 वीडियो में ये खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद आपका है संस्कृत का व्याकरण है जिसमें कारक और विभक्ति, यहां से भी प्रश्न आते हैं साथियों। तो आज के लिए इतना ही। अपना खूब ख्याल रखें, खूब पढ़ें, वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें पसंद आए तो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।